इन AS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। PPE का डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन में 3 कंपोनेंट है। टेंजिबल आइटम यूज्ड फॉर RPAP रेंटिंग प्रोडक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस हेल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर। ठीक है, 3 आइटम। टेंजिबल होना चाहिए, यूज़ होना चाहिए RPAP में, और उसके बाद 1 साल से ज़्यादा यूज़ होना चाहिए। ठीक है, ये PPE है। दूसरा है बियरर प्लांट। बियरर प्लांट को PPE कहा गया है। बियरर प्लांट के डेफिनेशन में 4 आइटम है। पहला कि ये होना चाहिए लिविंग प्लांट टेंजिबल की तरह। दूसरा, यूज़ होना चाहिए प्रोडक्शन के लिए या सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए। तीसरा, 1 साल से ज़्यादा होना चाहिए। और चौथा कि इसका बहुत ही कम चांस होगा कि इसको काट दिया जाएगा। ठीक है, 4 चीज़। टेंजिबल के लिए लिविंग आइटम, दूसरा प्रोडक्शन में यूज़ आना चाहिए। ठीक है, जैसे उसमें था RPAP, इसमें है कि 1 साल से ज़्यादा होना चाहिए, उसमें भी 1 साल से ज़्यादा। इसमें चौथा ये है कि काटना नहीं है। काटना जनरली नॉर्मली हम नहीं काटते हैं। ठीक है, ये तो क्या डेफिनेशन। अब हम लोग डेफिनेशन तो मान लिया कि चलो ये इसको PP मानेंगे, कोई प्रोडक्ट को PP मान लिया, लेकिन क्या उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में? रिकॉर्ड तभी करेंगे जब दो कंडीशन फुलफिल होगा। पहला, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब कि हम लोग बाद में उससे इनकम आएगा, वो है। और दूसरा, उसको हम लोग रिलायबली मेजर कर सकते हैं कि इतना अमाउंट पे ही मेज़र हो जाएगा। ये 2 चीज़, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, रिलायबली मेजरेबल। ठीक है, अब चलो ठीक है, हम लोग इसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन रिकॉर्ड करेंगे तो कितना वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? वो डिपेंड करता है कि तुम कब रिकॉर्ड कर रहे हो। अगर जिस दिन तुम खरीदे हो इस इनिशियली, तब कैसे कितना वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे? दूसरा, सब्सिक्वेंटली, मतलब बैलेंस शीट पे किस वैल्यू पे उसको रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, अभी बात करेंगे इस वीडियो में सिर्फ इनिशियली का। जब खरीदे हैं तब कितना वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? देखो, जब खरीदे हैं मतलब एक तो परचेज़ किए हैं, या फिर हम लोग खुद से बनाए हैं सेल्फ कंस्ट्रक्शन, या फिर एक्सचेंज करके लाए हैं, या फिर हम लोग गवर्नमेंट ग्रांट में मिला है। तो सब डिपेंड करता है कि कैसे कितना वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं कि अगर हम लोग खरीदे हैं तो कैसे रिकॉर्ड, कितना वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। पहला पहला देखो, जब वो जो हमारा सेलर है उसके ही गोडाउन में सामान रखा हुआ है, वहाँ से लाने के लिए क्या क्या कॉस्ट है? पहला उसका परचेज कॉस्ट, और उसमें से तुमको माइनस करना होगा ट्रेड डिस्काउंट या फिर रीबेट। ट्रेड डिस्काउंट सबको मिलता है या रीबेट सबको मिलता है, तो तुम उसको माइनस कर दोगे परचेज कॉस्ट में से। जो भी उसका परचेज 10 लाख है, वो रीबेट दिया तुमको 10,000 पे सबको देता है, तो 9,90,000 तुम्हारा कॉस्ट हुआ। क्या? वहाँ का परचेज कॉस्ट। ठीक है, दूसरा, वहीं से जब निकालने से पहले तुमको टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर तुम्हारे पास कोई टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रहा है तुमको, तो तुमको जो भी जिसका कॉस्ट जितना भी टैक्स है जिसका क्रेडिट तुमको नहीं मिल रहा है, उसको तुम अपने कॉस्ट में ऐड करोगे। परचेज कॉस्ट में से डायरेक्ट टैक्स तुम्हारा जो भी व्हाट यू से ट्रेड डिस्काउंट है, तुम उसको माइनस किया, रिबेट माइनस किया, और उसके बाद तुम प्लस पर क्या करोगे? जो भी टैक्स तुम दे रहे हो जो तुमको रिफंडेबल नहीं है, उसको तुम ऐड करोगे। जो रिफंडेबल है, जैसे ITC मिलने वाला है, तो ITC जितना मिलने वाला है उसको ऐड नहीं करेंगे, उसको इग्नोर करके उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, लेकिन तुम बोला कि ट्रेड डिस्काउंट हम लोग ऐड करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे कॉस्ट से। अगर कैश डिस्काउंट मिल रहा है तो क्या करेंगे? कैश डिस्काउंट अगर मिलेगा तो कॉस्ट से माइनस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भाई वो हम ही को सिर्फ मिल रहा है, सबको नहीं मिलेगा। और जो कैश डिस्काउंट होगा वो हमारा P&L में जाके इनकम दिखाया जाएगा, तो उसको इनकम दिखा दोगे तो कॉस्ट से तुम माइनस नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट आता है कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल जो भी एक्सपेंस है उसको तुम कॉस्ट में मानोगे। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल क्या होता है? कौन सा एक्सपेंस? जो नेसेसरी है, जैसे कि उसके बिना तुम उसको रेडी टू यूज़ में कर ही नहीं सकते हो, तो एकदम जो नेसेसरी है ना, उसको डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कहा जाता है, और वही सिर्फ कॉस्ट में ऐड होता है। क्या क्या होता है? ये है एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट जब तुम सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर रहे हो ना, तो जो एम्प्लॉय का पैसा लगा तुम उसको उसमें डाल दो, क्योंकि उसके बाद ही तुम जब सारा एम्प्लॉय बना देगा, एम्प्लॉय से मिलकर उसको बनाएगा तो ना रेडी टू यूज़ होगा। ठीक है, दूसरा, कॉस्ट ऑफ साइट। अगर तुमको इंस्टॉलेशन करने के लिए कुछ साइट बनाना है, सीमेंटिंग वेमेंटिंग करना है, तो वो भी रेडी टू यूज़ करने से पहले चाहिए, तो वो भी एक्सपेंस हो जाएगा। डिलीवरी, तुमको कहीं से आया है तो उसको एक्सपेंस देना होगा, इंस्टॉलेशन का एक्सपेंस। एक आता है कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग। तुम सोचेगा कि टेस्ट तो तब होगा जब रेडी टू यूज़ हो गया, तभी टेस्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। टेस्टिंग एकदम क्वालिटी चेक है भाई, QC होगा ना। जब क्वालिटी चेक करने के लिए टेस्टिंग करना होगा, तो जब टेस्टिंग करेगा, अगर सब क्वालिटी चेक सही है तभी आगे जाएगा तब एग्जैक्ट रेडी टू यूज़ होगा, तब जो टेस्टिंग का कॉस्ट आएगा वो भी ऐड होगा। लेकिन अगर टेस्टिंग करने से कुछ इनकम आ रहा है, तो कॉस्ट से उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, ये बुक में दिया तुम्हारे नोटबुक में पूरा एग्जाम्पल अच्छा से दिया हुआ, मेट्रो वाला एग्जाम्पल। ठीक है,
लेकिन एक उसमें क्लैरिफिकेशन है कि अगर तुमको इनकम ज़्यादा आ गया, टेस्टिंग एक्सपेंस 1 लाख था, तुमको इनकम 1,30,000 आ गया, तो 30,000 को क्या करोगे, उसको तुम कॉस्ट से फिर माइनस करोगे? नहीं, वो P&L में जाएगा, वो तुम पढ़ लेना, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि कॉस्ट में क्या नहीं ऐड होगा, मतलब जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कौन होता है? जो एकदम नेसेसरी होता है रेडी टू यूज़ करने के लिए। तो क्या ऐड नहीं होगा? जो नेसेसरी नहीं है, उसका ज़रूरत नहीं है, मतलब नेसेसरी नहीं है, करना करो, लेकिन नेसेसरी नहीं है कि उसके बिना तुम रेडी टू यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऐसा क्या क्या है? इनॉग्रेशन एक्सपेंस, कि तुम राहुल गांधी बुलाए रिबन काटने के लिए, वो नेसेसरी तो नहीं है, उसके बिना भी रेडी टू यूज़ है, तो उसको तुम नहीं ऐड करोगे कॉस्ट में। फिर एडवर्टाइजिंग के बिना भी तुम रेडी टू यूज़ कर सकते हो उसको। प्रमोशनल में ट्रेनिंग कॉस्ट, ये एक पॉइंट है, अगर स्टाफ को तुम बिना स्टाफ को ट्रेन करोगे तभी वो रेडी टू यूज़ होगा। लेकिन मेरे भाई रेडी टू यूज़ तो तब भी है, स्किल लेबर आएगा उसको चला देगा। ऐसा ज़रूरी थोड़ी कि जब ट्रेनिंग देगा तभी चलाएगा, नहीं, वो तो ऐसे भी चला सकता है दूसरा आदमी जो स्किल्ड होगा। तो ट्रेनिंग एक्सपेंस भी होता है, उसको नहीं हम लोग रखेंगे तुम्हारा कॉस्ट में, ठीक है। फिर आता है जनरल ओवरहेड या एडमिनिस्ट्रेटिव, ये सब के बिना भी प्लांट तो चलेगा ही ना, मशीन चलेगा ही तब। उसके बाद आता है इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस, वो वाला पॉइंट कि हम रेडी टू यूज़ हो चुका है लेकिन हम यूज़ नहीं कर रहे, उसकी वजह से लॉस हो रहा है, तो उसको ऐड करेंगे। अरे भाई रेडी टू यूज़ हो चुका है, पॉइंट आ चुका है, ऑपरेटिंग लॉस तुम करवा रहे हो, मेरा गलती तो नहीं है, फिर उसको नहीं करेंगे, ठीक है। अगर वही गुजरात से सानंद अगर रीलोकेट करा रहे हैं तो भाई वो तो गुजरात में ही था, तो एकदम फिट था, उसको तो कोई मतलब ही नहीं था, वहीं पे ठीक था, रेडी टू यूज़ था। तुम रीलोकेट करा रहे हो तो उसको रेडी टू यूज़ कुछ बढ़ तो नहीं गया, तो उसको एक्सपेंस उसका कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। अब एक पॉइंट आता है कि आप क्या कर रहे हैं कि एक ज़मीन था आपके पास, ज़मीन पे आपको बिल्डिंग बनाना था, बिल्डिंग नहीं बना रहे, टाइम है आपके पास, तो आप क्या किए, उस ज़मीन पे आप क्या करके कार पार्किंग दे दिए, ठीक है। आप ज़मीन खरीदे थे, बिल्डिंग नहीं बना रहे हैं, लेकिन आप कार पार्किंग में दे दिए, उससे पैसा आ रहा है। तो जो भी पैसा वो कार पार्किंग से आ रहा है उसका क्या करना है, उसको बिल्डिंग के लैंड के कॉस्ट से माइनस करना है, क्योंकि वो तो इनकम है। नहीं मेरे भाई, क्यों? क्योंकि ज़मीन तो ऐसे भी रेडी टू यूज़ था, उसके बाद जो भी इनकम है वो PL में जाएगा, सीधा बात है। और उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है डीकमिशनिंग या फिर साइट रिस्टोरेशन। जब जैसे कि हमको कोई काम करना था, 5 साल के बाद हमको वो होगा, जैसे कि आज हम मशीन बैठाएंगे, 5 साल के बाद हमको इसको हटाना होगा, या मिनरल निकालने के लिए हमको एक्सट्रैक्शन करने के लिए कुछ पैसा लगाना है कॉस्ट, और 5 साल के बाद फिर उसको साइट को रीस्टोर करने के लिए फिर पैसा लगाना है। तो हम लोग उसको कॉस्ट में कैसे, क्या उसको जो 5 साल बाद होने वाला एक्सपेंस उसको कॉस्ट में लेंगे? एकदम लेंगे भाई, क्योंकि अगर वो कंडीशन है कि हम अपना मशीन को हटाएंगे, और उसके अगर वो कंडीशन नहीं मानेंगे कि मशीन हटाना है, तो हमको मशीन लगाने का भी आती है परमिशन नहीं मिलेगा, तो वो भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो गया, तो उसको हम लोग ऐड करेंगे अपने कॉस्ट में, ठीक है। कैसे ऐड करेंगे, वो तो 5 साल बाद होने वाला है, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे और लगा देंगे किसमें, कॉस्ट में। लेकिन कॉस्ट में तो तुम इवैल्यूएशन हो गया कॉस्टिंग का, लेकिन जो जर्नल एंट्री होगा वो तुम्हारे कॉपी में दिया हुआ है, ठीक है, आप उसमें देख लीजिए। बाय बाय।